टैक्सेशन जो है ये आज हम देख रहे हैं। हम देखेंगे कि टैक्सेशन है क्या, इसके कैनन्स क्या होते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कंटेंट्स देख रहे हैं ना, ये वाले कंटेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्सेशन क्या है। सेकेंडली हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं, या पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, और टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टैक्सेशन की क्या क्लासिफिकेशन है, कितनी किस्म का टैक्स होता है, और फिर इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या हैं। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में क्या है, कोशिश करेंगे इनको डिस्कस करें। नहीं तो फिर नेक्स्ट किसी सेशन में एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस फ्रॉम टैक्सेस, यानी टैक्स रेट्स जो एक लिस्ट मिलती है, और उसके बाद हम कोई कंक्लूडरी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है आज के पहले सेशन में इसको करने का। तो उम्मीद है कि हम इसमें काफी हद तक कामयाब होंगे। तो सबसे पहले देखें टैक्सेशन के मतलब को हम समझने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट is taxes, you know well. The act of levying taxes is called taxation. Taxation क्या है, वो एक्ट जिसमें टैक्स लगाया जाता है। A tax is a compulsory charge or fee imposed by government on individuals or corporations. Individual persons के ऊपर या कंपनियों के ऊपर। The person who are taxed have to pay the taxes irrespective of any corresponding return from the goods or services by the government. जिसके ऊपर भी लेवी होता है टैक्स, उसको पे करना होता है हर सूरत। द टैक्सेस मे बी इम्पोज्ड ऑन इनकम, इनकम के ऊपर भी टैक्सेस हो सकते हैं, वेल्थ के ऊपर भी टैक्स हो सकता है, कारपोरेशंस के ऊपर भी टैक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। और ये जो टैक्स रेट्स हैं ये वेरी कर सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं रेट्स, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द टैक्सेशन इन शॉर्ट। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। ओके, नो टैक्सेशन को आपने देखा। अब हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस हम किस चीज को कहते हैं, अगर आपको इस नाम से कोई बात पूछी जाए तो पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज and with the adjustment of to one another. It deals with the study of revenue and expenditures of government at the center, state and local bodies. Center आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, स्टेट कोई सेपरेट स्टेट या प्रोविंस हो सकता है, लोकल बॉडीज जो आपके डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल लेवल की बॉडीज होती हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, उनको हम लोकल बॉडीज कहते हैं। The public authorities have to perform various functions such as maintenance of law and order, provision of defense, production for bringing in economic development. The performance of these functions require large amount of funds, which is raised through taxes, fee, fines, commercial revenues and loans. ये चार पांच चीजें होती हैं जिनसे ये जो लार्ज अमाउंट में एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बियर किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं क्या क्या है इसमें। इसमें टैक्सेस हैं, इसमें टैक्सेस हैं, इसमें फीस है, इसमें फाइन्स हैं, इसमें कमर्शियल रेवेन्यूज हैं, जो गवर्नमेंट अपने कारोबार करती तो उनको रेवेन्यूज आते हैं कमर्शियल। उसके अलावा लोन्स जो लेते हैं, मतलब अगर बजट टूट जाए तो क्या करते हैं, बजट अगर शॉर्ट हो जाए, डेफिसिट हो जाए, तो हम लोन हमें लेने पड़ते हैं। तो ये सब पब्लिक फाइनेंस में आते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पब्लिक फाइनेंस? यस सर। ओके, now after understanding the meanings of public finance, let we see public revenue. Public revenue, this is one of the branches of public finance, यानी पब्लिक फाइनेंस की ही एक ब्रांच है पब्लिक रेवेन्यू। It deals with the various sources from which the state might derive its income. These sources include income from taxes, commercial revenues,
in the form of prices of goods and services supplied by public enterprises, जैसे पाकिस्तान रेलवे की तरफ या वापडा की तरफ से या PITCL की तरफ से या PIA की तरफ से, administrative revenues in the form of fee, fine etc and gifts and grants. तो ये पब्लिक रेवेन्यूज होते हैं। पब्लिक फाइनेंस आपने देखा, पब्लिक रेवेन्यू देखा। आगे चल के हम शायद ये भी देखें कि पब्लिक रेवेन्यू और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक रिसीप्ट। अब देखो इसका डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। पब्लिक रेवेन्यू इंक्लूड्स दैट इनकम which is not subject to repayment by the government, मतलब जो गवर्नमेंट को रीपे करने के लिए नहीं होता। पब्लिक रिसीप्ट्स इंक्लूड ऑल द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक बोरोइंग। अब इसमें पब्लिक बोर यानी पब्लिक के लिए जो डेट लेती है गवर्नमेंट वो भी शामिल हो गया, एंड इशू ऑफ न्यू करेंसी, और इसके अंदर और क्या शामिल हो गया, जो गवर्नमेंट नई करेंसी इशू करती है, नोट करेंसी नोट इशू करती है। इन दिस वे पब्लिक रेवेन्यू जो है इज द पार्ट ऑफ पब्लिक रिसीप्ट्स, यानी पब्लिक रिसीप्ट्स का स्कोप ज्यादा है और पब्लिक रेवेन्यू का स्कोप ज्यादा है, कम है सॉरी। पब्लिक रिसीप्ट्स की बात करें तो उसमें तीन चीजें शामिल होती हैं, उसमें पब्लिक रेवेन्यू भी शामिल होता है, उसमें पब्लिक बोरोइंग भी शामिल होती है, उसमें इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स भी शामिल होते हैं। तीन चीजों को ऐड करें तो ये पब्लिक रिसीप्ट्स बनती है। तो पब्लिक रिसीप्ट्स जो है वो एक बड़ी चीज है, और जो हम पब्लिक रेवेन्यू की बात करते हैं वो छोटी चीज है। पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक रिसीप्ट्स में आता है। वैसे पब्लिक रेवेन्यू भी पीआर है और पब्लिक रिसीप्ट्स भी पीआर है, बट पब्लिक जो रिसीप्ट्स हैं वो ज्यादा बड़ी चीजें हैं। दिस मे बी कॉल्ड पब्लिक रिसीप्ट्स। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता चला। पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक रिसीप्ट्स के अंदर आते हैं, और पब्लिक रिसीप्ट्स में तीन चीजें शामिल है, रेवेन्यू, पब्लिक बोरिंग और इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। जी सर। Now after understanding the difference between them, let we see the objectives of taxes। ये जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकसद क्या होते हैं। पहला उसका मकसद होता है रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाना। दूसरा मकसद होता है रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन पब्लिक की जो कंजम्पशन है या उसके अलावा जो प्रोडक्शन हो रही होती है इकोनॉमी में उसकी रेगुलेशन को बेहतर करना। उसकी रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं उनको इनकरेज करने के लिए भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। उसके अलावा स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज्यादा मतलब उसको स्टिमुलेट करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। इस पॉलिसी से लगाए जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट हो। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, उसके अलावा जो वेल्थ या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा डिफरेंस होता है, इतने बड़े तजाद होते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज होती हैं, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो टैक्स लगाए जाते हैं ताकि इनकम इनइक्वालिटीज को इक्वेट किया जा सके या खत्म किया जा सके इनकम इनइक्वालिटी को। फिर इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा जो इकोनॉमिक वॉल्यूम है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको इनलार्ज करना, ज्यादा करना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा करना या प्रमोट करना। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, और इसलिए टैक्स लगाए जाते हैं कि वो हमारे रीजन जो बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पे काम नहीं हो रहा या जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं है, जहाँ पे सेहत, स्कूल, एजुकेशन मतलब दीगर और फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप किया जा सके। और टैक्सेस इसलिए भी लगाए जाते हैं कि हम प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करें, आई मीन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकें। टैक्सेस लगाने का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है उसको रोकें और प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी लाएं। भाई आपने इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं समझे, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव समझे आपने। कीजिएगा सर। इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का आप कह रहे थे,
तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो उसको कंट्रोल करना लेवी ऑफ टैक्स के जरिए। लेवी ऑफ टैक्स का एक मकसद ये भी होता है। सर ये स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इसको भी बताइएगा। इसका मतलब ये कि टैक्स इस पॉलिसी से लगाना कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब एक्सीलरेट हो जाए। इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलरली होती रहनी चाहिए आपकी इकोनॉमी में, तो उसको इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने के लिए, ठीक है, या उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए टैक्सेशन जो है ना उसको अप्लाई किया जाता है कि इस तरह का टैक्स लगाया जाए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छे रिजल्ट्स आए और इन्वेस्टमेंट जो है ना बढ़े, इन्वेस्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है सर। हम इसे थोड़ा आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे अभी तक, और हम देखते हैं कि टैक्सेस की जो टाइप्स हैं जो अभी हम आउटलाइन में पीछे डिस्कस कर रहे थे वो क्या है। तो टैक्सेस बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स है और जिसमें डायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली दो टाइप्स हैं टैक्सेस की, और अब हम इनको देखते हैं विद एग्जांपल्स के डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। Now look at direct taxes. A direct tax is that tax whose burden is borne by the same person on whom it is levied. जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है वही उसका बर्डन बियर करता है। The ultimate burden of taxation falls on the person on whom the tax is levied. It is based on the income and property of a person. अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में कारपोरेशन टैक्स है, यानी अगर किसी बंदे की कंपनी है, कोई उसकी कोई फर्म है, उसके ऊपर टैक्स लगता है तो कारपोरेशन टैक्स है। अगर किसी पर्सन की कोई इनकम होती है 7 लाख से ज्यादा या एनुअल 12 लाख से ज्यादा, तो उसके ऊपर टैक्स होता है, इनकम टैक्स है। किसी की वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता है तो ये डायरेक्ट टैक्स है। किसी को गिफ्ट आया बाहर से, उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स लग गया तो ये डायरेक्ट टैक्स है। किसी की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो ये डायरेक्ट टैक्स। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? जी सर। ओके, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लुक एट इट। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट which is initially paid by one individual but the burden of which is passed over to some other individual who ultimately bears it, and it is levied on the expenditure of a person. किसी भी पर्सन के एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाया जाता है। अब इसमें आप एक्साइज ड्यूटी देख लें, सेल टैक्स देख लें, कस्टम ड्यूटी देख लें या वैल्यू एडेड टैक्स देख लें, ये सारी इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स हैं। हम कोई भी चीज जाके शॉप से, मार्केट से परचेज करते हैं तो एक वो रिटेल टैक्स ऊपर लिखा होता है 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 5 रुपीज समथिंग। वो प्राइस के अंदर जो टैक्स एडेड होता है वो सेल टैक्स ही तो होता है, ठीक है। वो हम प्राइस में पे कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर है उसका बर्डन जो है, जो इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स है, वो प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं है, बल्कि वो हम हमारे ऊपर है। वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर वो टैक्स का बर्डन आता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो असल में पे तो प्रोड्यूसर ही करता है, लेकिन हमसे कीमतों के अंदर चार्ज करके फिर वापस पे बैक करता है वो, सर ठीक ये है। इलीगल तो नहीं इसे है, हम इनडायरेक्ट। मीन्स टू से जी एक उसमें जो प्रोड्यूसर है उसने पे करना होता है, वो इनडायरेक्टली हमसे लेके फिर आगे पे करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब प्रोड्यूसर ने एक चीज बनाई और पर यूनिट उसकी प्राइस रखी, प्लस उसके अंदर रिटेल टैक्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो चीज हमारे तक आई, हमने उस चीज की प्राइस के अंदर ही टैक्स पे कर दिया। अब वो टैक्स कलेक्ट होता है उसके पास, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर वो सेल टैक्स पीछे पे बैक कर देता है गवर्नमेंट को। सर उसमें भी तो घपला कर देते हैं। प्रोड्यूसर को तो फायदा होता है ना इसका। नहीं सर, तो प्रोड्यूसर मतलब का। ये जो इनडायरेक्ट सेल टैक्स है, ये अगर जी जी, देखा जाए तो ये मीन्स टू से प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है ना कि वो पे करे, बजाय कि इंडिविजुअल्स जो कंज्यूमर है वो पे करे। इसका होना ये चाहिए मतलब आप पॉलिसी की बात करें, होना ये चाहिए कि इसका कुछ बर्डन जो है इंसिडेंस
टैक्स प्रोड्यूसर के ऊपर होना चाहिए और कुछ कंज्यूमर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटल आप कंज्यूमर पे डाल दें या टोटली प्रोड्यूसर के ऊपर लेवी उसकी डाल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब पॉलिसी है, मतलब हम ये समझते हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन असल में हो ये रहा है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो उसको प्राइस के अंदर ऐड कर देता है और प्राइस के अंदर टैक्स पहले मतलब पहले वो कलेक्ट कर लेता है, अपने पास रखता है, इस्तेमाल करता है और उसकी गवर्नमेंट को पीछे पे बैक करने की ड्यू डेट कोई और होती है। बल्कि ये कहा जाता है कि जब टैक्स लगा होता है ना, टैक्स लगा होता है तो टैक्स की वजह से प्रोड्यूसर का तो रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो उसको रेवेन्यू का फायदा होता है। जितना उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें इनफ्लो आउटफ्लो यानी उसका कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना वो अच्छी रहती है, वो उसके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जितना रेवेन्यू होगा उतनी उसके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो उसको तो फायदा होता है टैक्स का, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, सेल टैक्स होता है, प्रोड्यूसर को फायदा होता है। सिर्फ पिसता कौन है, कंज्यूमर पिसता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स की एग्जांपल्स भी लिखी हुई थी जिसमें एक साइज है, सेल्स है, कस्टम है या वैल्यू एडेड टैक्स, जो मतलब हमने चीजें तो यहाँ बनाते हैं लेकिन बाहर से भी कुछ चीजें रॉ मटेरियल पुर्जे मंगवाते हैं ना, तो उनके ऊपर टैक्स लगा होता है, तो वो वाला जो टैक्स होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो बात कुछ क्लियर हुई आपको? जी सर। मिस शीजा आपको भी बात क्लियर हो रही है? ऐसा तो खामोश काफी हैं। नहीं सर, हो रही है। ठीक है, अच्छा हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की टाइप्स को देखा। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टैक्स इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव और डिग्रेसिव। अब हम देखते हैं कि इन चारों का मतलब क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं। सर मैं लिख रहा था। सबसे पहले आ गया प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का लास्ट टाइम भी शायद हमने डिस्कस किया। A tax is called proportional when the rate of taxation remains constant as the income of taxpayer increases. जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर रही है तो टैक्स ज्यादा होगा, डिक्रीज कर रही है तो टैक्स कम होगा, कांस्टेंट है तो टैक्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक फिक्स रेट से लगता है कि 10% लगा दिया या 17% टैक्स लगा दिया, प्रोपोर्शनल टैक्स है। इन दिस सिस्टम ऑल इनकम्स आर टैक्स्ड एट अ सिंगल यूनिफॉर्म रेट। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको एक सिंगल यूनिफॉर्म रेट चार्ज किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर टैक्स पेयर्स इनकम इज हाई और लो। ठीक है, द टैक्स लायबिलिटी इंक्रीजेस इन एब्सोल्यूट टर्म्स। जो टैक्स लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में पे करना है, बट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स रिमेन्स द सेम। लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है यानी उसकी परसेंटेज वो सेम रहती है। आपकी इनकम, देखो वो कहना ये चाहता है आपकी इनकम $100 है या आपकी इनकम $1000 है या आपकी इनकम जो है वो $1 लाख है, जो रेट ऑफ टैक्स है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो 17% है। वो कितना है? वो 17% है। तो हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, बात समझ गया? यानी टैक्स का रेट चेंज नहीं होता, इनकम बेशक चेंज होती रहे। अगर $100 है तो उसका 17% निकलेगा, $17 बनेंगे। अगर 1000 है तो उसका 17% आपने लेना है जितना भी बनेगा। अगर $1 लाख है तो फिर भी आपने 17% ही आपने चार्ज करना है, वो प्रोपोर्शनल टैक्स कहलाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इसे कहते हैं। इसके अलावा एक आ गया प्रोग्रेसिव, सेकंड जो है, सेकंड वन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। When the rate of taxation increases as the taxpayer's income increases, it is called a progressive tax. In this system, the rate of tax goes on increasing with every increase in income. इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं कि वेयर इज इरेजर। अगर यहाँ पे 17% लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, 1000 पे 20% हो जाए। फिर उसके बाद अगर 5% हो गया, आपके पास पीछे 1000 पे 20% लग रहा था तो इस पे वो क्या कर दे कि इस पे वो 25% कर दे रेट ऑफ टैक्स।
तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? यस सर। आगे समझ। गुड। सर इसमें से अच्छा वाला कौन सा होता है? टैक्स वैसे तो टैक्स कोई अच्छा नहीं होता, प्रोग्रेसिव, लेकिन चलिए इसमें से प्रोग्रेसिव ठीक हो गया। अच्छे वाला बुरे वाला कहाँ गया? रेग्रेसिव एक टैक्सेशन होता है। अब ये बुरे वाला देखें आप, एक होता है ना बुरे वाला। हाँ जी। बुरे वाले का पता आपको? ये बुरे वाले का पता आपको? नहीं सर। ये नहीं पता? यार सिटी का बुरे नाम। वाला पंजाब में ही है, बुरे वाला। आरफ बुरे वाला, नहीं पता? नहीं पता। एक ये बुरे वाला होता कहाँ है, से आते हैं ऐसे लोग? एक एक ये बुरे वाला होता है। ये पता है कौन सा वाला होता है? सर मुझे ये वाला पता है बस। हाँ, ये बुरे वाला, गंदे वाला होना। regressive taxation. A regressive tax is one in which the rate of taxation decreases as the taxpayer's income increases. अगर इनकम इंक्रीज कर रही है, इनकम उसकी बढ़ रही है, तो रेट ऑफ टैक्सेशन कम हो रहा है। लोअर इनकम इज टैक्स्ड एट द हायर रेट, whereas a higher income is taxed at lower rate. However, absolute tax liability may increase. तो ये क्या है? ये बुरे वाला टैक्सेशन है। ठीक है, ये कहीं पे होता होगा, लेकिन ये कहीं भी पसंद नहीं किया जाता, और आज तक किसी भी इकोनॉमिस्ट ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, और ना ही इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कौन सा रेट ऑफ टैक्सेशन अप्लाई होता है, किस तरह का? तो वो होता है डिग्रेसिव टैक्सेशन। डिग्रेसिव, इट इज कॉल्ड डिग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ progression in taxation does not increase in the same proportion. हमने प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन देखा है ना, कि पहले हमने कहा जी $100 है तो 17% हम पीछे कह रहे थे, और 1000 है तो 20%, और 1 लाख है तो हम कह रहे थे 25%। वो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था ना। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल टैक्स है वो सेम सेम नहीं है, इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम इंक्रीज करती है, उसी तरह सेम प्रोपोर्शन से वो नहीं होता। इन दिस केस द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक खास लिमिट तक वो इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज, उसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज हो जाता है। जैसे आपने अगर टैक्स की स्लैब्स अगर पढ़ी हो, इनकम टैक्स की स्लैब दी होती ना, अगर आप एफबीआर की वेबसाइट भी देखें तो वहां पे स्लैब्स दी होंगी। तो उसमें वो कहते हैं जी, एक एक लास्ट वाली जो स्लैब आती है, उस पे वो कहते हैं कि इतनी इनकम एंड अबव, मतलब पहले वो एक आती है स्लैब 7 लाख की, फिर आती 12 लाख की, फिर आती है 15 लाख की, फिर उसके बाद आती है 20 लाख की, और एंड पे जाके वो कहते हैं जी 20 लाख एंड अबव। 20 लाख एंड अबव के ऊपर कितना होगा जी? 17% होगा। ठीक है, एक लिमिट पे जाके क्या होता है, आपका टैक्स जो है ना एक ही रेट पे चार्ज किया जाता है। थश डिग्रेसिव टैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिग्रेसिव है 5% है सर। वो प्रोपोर्शनल, वो प्रोग्रेसिव भी होता है, लेकिन एक जगह पे जाके वो क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब उसका एक ही परसेंटेज चार्ज की जाती है एक लिमिट से, जब किसी की इनकम इंक्रीज कर जाती है। दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज ऑफन यूज्ड इन केस ऑफ इनकम टैक्स, और ये ज्यादातर जो है ना इनकम टैक्स में ऐसा होता है डिग्रेसिव। दिस इज द केस ऑफ इनकम टैक्स एज वेल इन पाकिस्तान। तो आप डिग्रेसिव टैक्सेशन जो पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, इवन पूरे एशिया में ये फॉलो किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? जी सर। सर 13 चल, लाख टू मतलब हमें, सर अप टू 13 लाख, ये 32.5 चल रहा है एफबीआर का। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आप एक दफा बस ना इसकी एफबीआर की लेटेस्ट जो लेटेस्ट उसकी ही है वेबसाइट को लेटेस्ट। उसको विजिट कर लेना, ताकि करंट जो रेट्स हैं वो आपके जेहन में हो, और जब आपसे कोई सवाल इस टाइप का पूछा जाए तो फैक्ट फिगर आपके पास होने चाहिए। जी सर ठीक अब है। अगली बात आ गई कि असल में असूल क्या होने चाहिए।
असूल क्या होने चाहिए, जिन जिन असूलों के तहत आपको टैक्स लगाना चाहिए। देखो, अगर अगर आप सेक्रेटरी बन जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है, जी सर। मिस शीजा अगर सेक्रेटरी हाँ, बन जाती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, इंशाल्लाह अल्लाह सर। तो करे सर। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको कहती है कि आप कुछ ऐसे प्रिंसिपल या असूल वजह करके दें जिनके जरिए हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स लगाएं, ठीक है। तो वो कैनन्स क्या होने चाहिए, वो असूल क्या होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड adhere to certain principle which become its characteristics. A good tax system is therefore based on some principles. Adam Smith has formulated 4 important principles of taxation. A few more have been suggested by various other economists. कुछ तो 4 तो इन्होंने बताए एडम स्मिथ ने, फिर एडम स्मिथ के कुछ फॉलोअर्स भी थे, उन्होंने कुछ और भी इंट्रोड्यूस करवाए। These principles which a good tax system should follow are called canons of taxation, ठीक है, इनको हम कैनन्स कहते हैं। अब ये कैनन्स कौन कौन से हैं, ये मैं ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम जो होते हैं कैनन्स 8 कैनन्स हमने पढ़े, तो मैं आपको 1 बाय 1 इनके बारे में बताता हूँ, बल्कि 2 बाय 2 बताता हूँ। एक होता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी टैक्स जो है इस तरह लेवी करना चाहिए गवर्नमेंट को पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक के लिए वो कन्वीनियंट हो, यानी उसको पे करना आसान हो, समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, द मोड एंड टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, यानी उसके लिए आसानी हो कि किस टाइम पे कर सके और कब पे कर सके। इट मीन्स that the tax should be imposed in such a manner that at the time which is most convenient for the taxpayer, for example, government of India या Pakistan collect income tax at the time when they receive their salaries, मतलब किसी के ऊपर टैक्स उस टाइम पे उसको गैप दे देना चाहिए कि जब वो सैलरीज लेते हैं, ऐसा ना हो कि जब सैलरी जो है उसकी खत्म होने वाली हो, एंड वाली डेट पे वो टैक्स इंपोज कर रहे हो कि अभी आपने पे करना है। तो जैसे ये सो बिल्स आते दिस हैं, प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या टेलीफोन का बिल, जितने भी आते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो स्टार्ट जी ऑफ जी, मंथ आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे इसीलिए आते हैं, इसीलिए आते हैं कि उस वक्त लोगों को सैलरीज मिल चुकी होती हैं। नॉर्मली फर्स्ट को सेकंड को या 28 29 को सैलरीज ट्रांसफर हो जाती हैं लोगों के, तो इसीलिए वो शुरू में आते हैं कि उन्होंने एक असूल बना लिया कि उनके लिए कन्वीनियंस हो। ठीक। दूसरा मेथड ऑफ पेमेंट, कि अगर टैक्स पे करना है तो इट डजंट मीन कि आपको एफबीआर के दफ्तर जाना पड़े। टैक्स पे करना है तो आप अपने बैंक के जरिए पे कर दें या घर बैठे आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना, आजकल जैसे ऑनलाइन भी टैक्स पे हो रहे हैं। तो ये कैनन ऑफ कन्वीनियंस एक होना चाहिए। उसके अलावा एक होता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी से मुराद क्या क्या लेते हैं हम, देखें इकोनॉमी के 1 2 3 4 मीनिंग है। यहाँ पे हम इकोनॉमी से मुराद ये लेंगे कि टैक्स कलेक्ट करने में जो कॉस्ट आती है वो कम से कम हो। देखो, अगर टैक्स है 1 लाख का और उस पर खर्च आ जाए 1.5 लाख का, तो ये कोई इकोनॉमी तो नहीं है ना। अगर आपने 1 लाख का टैक्स कलेक्ट करना है तो कोई चले उस पे कॉस्ट आ जाए 10 15 हजार की, तो फिर तो बात समझ आती है, ठीक है, वो इकोनॉमी है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी को सामने रखना होता है, एवरी टैक्स एज अ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। द कैनन ऑफ इकोनॉमी इंप्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। कॉस्ट उसकी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। लो जी, ये 2 कैनन आपने समझे। इसके अलावा जी जी नेक्स्ट सर। वाले जो जी जी, जी सर, समझ लिए, सुन रही थी आपके साथ साथ। अच्छा ठीक है। कैनन ऑफ इक्वालिटी भी एक होता है, द स्टेट्स स्टेटस नहीं बल्कि स्टेट की बात करते हैं। द स्टेट्स दैट पर्सन शुड बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पे टैक्सेस। That's why this principle is also known as the canon of ability.
equality does not mean equal amount of tax, but equality in tax burden. Canon of equality implies a progressive system of taxation. ठीक है ना? मतलब इक्वालिटी का मतलब यह है कि जो प्रोपोर्शनली टैक्स बर्डन है वो सभी पे हो। ऐसा नहीं कि एक तबका जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन ले ले और दूसरा जो तबका है उसको टैक्स पे करना पड़े। जैसे कि आप समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक क्या करते हैं, फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और टैक्स से बच जाते हैं, और जो बेचारा छोटे यूनिट्स हैं, छोटे एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको पूरा पूरा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि वो इस तरह के वो कर नहीं सकते मामला। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी इस तरह का मतलब टैक्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अलावा कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कि एक सर्टन और क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनसर्टनली एक ही दफा किसी के ऊपर टैक्स आ जाए, लो जी टैक्स पे करें। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, the tax which each individual is required to pay should be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the amount to be paid should be clear to every taxpayer. उसे पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कब मेरे ऊपर कितना टैक्स आएगा और मैं उसको किस सोर्स से पे करूंगा। The application of this principle is beneficial both to the government as well as the taxpayer. अब टैक्स पेयर के लिए क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सर्टनली उसको पता होगा तो वो उसका इंतजाम कर लेगा। गवर्नमेंट के लिए क्यों? क्योंकि जो सर्टन टैक्स होता है उसकी कलेक्शन ज्यादा आती है, जो अनसर्टन टैक्स होता है वो कई बेचारे टैक्स पे ही नहीं कर सकते। फिर अनसर्टन जो होता है उनके वहम गुमान में नहीं होता। तो ये थे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। इसके अलावा भी हैं, वो मैं आपको सरसरी सा उनकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूं। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी टैक्स जो आप कलेक्ट करें उस टैक्स को आप किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां से फर्दर आपको आउटपुट हो, तो वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है ना? उसके अलावा कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये कैनन ऐसा है कि आपने अगर टैक्स कलेक्शन ज्यादा करनी है तो जिन चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक है उन पे आप टैक्स ज्यादा करें, जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक है यानी आप थोड़ी सी भी प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनके ऊपर आप लेस प्रोपोर्शन से टैक्स लगाएं। ये होता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अलावा सर कैनन ऑफ, भाई जी जी, कैनन का क्या मतलब होगा सर? असूल, जाब्ता, प्रिंसिपल, ये वाला असूल। ठीक, याद आ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आ गया कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब टैक्स आप गोशवारे इस तरह के बनाए जो एक आम पढ़ा लिखा बंदा आसानी से समझ सके, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी होना चाहिए। उसके अलावा कैनन ऑफ डाइवर्सिटी होना चाहिए। डाइवर्सिटी समझते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक सेक्टर से या किसी एक टाइप के टैक्स से कलेक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो रही, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किसी दूसरी किस्म का टैक्स लगा देना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपको डायरेक्ट टैक्स से इतना इनकम नहीं हो रहा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें, अगर वहां से इनकम नहीं हो रहा तो आप एक्साइज टैक्स लगा दें, अगर वहां से नहीं हो रहा तो आप फीस और फाइन को बढ़ा दें। तो आपको कैनन ऑफ डाइवर्सिटी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने पहले वाले जो टैक्स के चेयरपर्सन थे उनको हटा दिया, फिर उसके बाद शब्बर जैदी को लेकर आए, फिर उनको हटा दिया, फिर उसके बाद अभी किसी खातून को चेयरमैन लगाया है, अब पता नहीं इनको कब हटाना है। कैनन नहीं बदलेंगे, बंदे बदलते रहेंगे। हालांकि टैक्स कलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन बदलने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम जो है ना टैक्स जो है उसको आप कलेक्ट कर सकें। ठीक है जी, कैनन्स आपको समझ आ गए। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द कंक्लूजन, और आफ्टर कंक्लूजन वी विल हैव अ सेकंड सेशन। These are the conclusory sentence. To conclude, we can say that the instrument of taxation is of great significance on increasing the level of economic activity
अगर हम रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाएंगे, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएंगे, और प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फंड्स कुड बी रीइन्वेस्टेड। ठीक है, तो इससे होता गया, असल में टैक्स का मतलब होता है कि आप सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अटेन करें। तो टैक्स पेमेंट हेल्प्स रिड्यूस द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो इस गैप को खत्म करने के लिए टैक्स असल में लगाया जाता है, तभी पब्लिक वेलफेयर होती है। as it helps in mobilizing the surplus income from the haves and reinvesting them for public welfare. It helps these surplus funds to reach the haves not. ये surplus fund अमीरों से लेके जब आप गरीबों के ऊपर लगाएंगे, मतलब वहां पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। दिस वाज द कंक्लूडरी पैराग्राफ ऑफ टैक्सेशन। तो do you clear everything about this topic? Is it clear? यस सर। चलें ठीक है, अभी हम इसको एंड कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको कुछ जी सर, समझ आ रहा क्वेश्चन भेजता हूँ। है। यार आप अभी फयाज मैं चौहान की बात कर रहे थे अभी? नहीं 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 नहीं, मैं फयाज की नहीं बात कर रहा, मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको भेजता हूँ, उनको आप सोल्व करें, इसी इसी टॉपिक के रिलेटिव एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करें, और कुछ मिनटों के बाद मैं आपको दूसरे सेशन का लिंक भेजता हूँ। ठीक है, जी सर। ओके।